तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको मैकेनिक्स में ये यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स, मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन एक्सप्लेन कर दिया है। बीच में क्योंकि लाइट चली गई थी तो मैं आगे आपको बताता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगला चैप्टर पढ़ता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, उसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि एक सरल रेखा में गति करता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है। और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, पहले उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, फिर बहुत वो मिनिमम होता जाता है। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है गैस और लिक्विड, इनकी जो मैकेनिक्स होती है उसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें बर्नौली थ्योरम, टर्सौली थ्योरम, ये सब जो होता है वो आता है। थोड़ा बहुत सरफेस टेंशन का भी चैप्टर एक आता है, वो भी आप देख सकते हो। उसका नाम तो मैंने जल्दबाजी में नहीं लिखा, बट आप देख लेना। ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के केस में क्या होता है, जैसे कोई बुलबुला बन रहा है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, आईआईटी में। कोई बुलबुला बन रहा है साबुन का, तो वो कब 4 गुना हो जाएगा, कब 2 गुना हो जाएगा, उसके सरफेस से फोर्स कैसे लगता है, और हम लोग कैसे ऐसे बना करके फिर फूंकते हैं, है ना। फूंकते हैं तो उससे बुलबुला बनता है। बच्चे खेलते छोटे छोटे, हम लोग भी बचपन में खेले हैं अपने टाइम पे, नहाने के टाइम पे और ये सब के टाइम पे जो झाग निकलता है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट पार्ट मैकेनिक्स इज कम्प्लीटेड राइट नाउ in 11th, then you are coming to the second part which is thermodynamics। thermodynamics यानी उष्मागतिकी। हीट एंड टेम्परेचर पहला आता है, हीट और टेम्परेचर। देखो बहुत सारे लोगों को मन में क्या रहता है, खास करके बच्चे जब तक नहीं रूबरू रहते हैं इस टॉपिक से, कि हीट और टेम्परेचर एक ही चीज़ है। नहीं, हीट में और टेम्परेचर में एक डिफरेंस होता है। हीट क्या होता है, हीट एक टाइप का एनर्जी होता है जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। हीट अगर कम है तो हमें ठंडी भी लगती है, हीट ज़्यादा है तो गर्मी लगती है। ठीक है। एक नॉर्मल है तो हमें नॉर्मल सा लगता है, हमें सुहावना मौसम लगता है। और टेम्परेचर क्या है, उसी को मेजर करने के लिए एक स्केल के रूप में यूज़ किया जाता है कि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है। मतलब जैसे आज का टेम्परेचर मान लो, नॉर्मल टेम्परेचर जो माना जाता है रूम टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेल्सियस या 20 से 30 के बीच में माना जाता है, तो मीन वैल्यू 25 मान लेते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, एक स्केल है। और टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, कौन कौन से स्केल से, एक केल्विन होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस से सबसे ज़्यादा मेजर किया जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आते हैं। फर्स्ट एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आता है, 4 लॉ हो गए। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है इफ़ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी देन ए इक्वल्स टू सी। जैसे 3 पर्सन ए बी सी हैं, ए का टेम्परेचर बी के बराबर है, बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, तो ए का टेम्परेचर सी के बराबर होगा। तो इसी ही को कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसमें होता है कि किसी को भी अगर कुछ हीट दे रहे हो तो कुछ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चेंज हो जाएगा और कुछ वर्क डन करने में। तो Q इक्वल टू क्या बताया जाता है, U प्लस W या फिर U प्लस P डेल V के रूप में भी बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लॉ में क्या बताया जाता है, फिर सेकेंड लॉ में आपको बताया जाता है कि कार्नट इंजन के बारे में या कार्नट साइकिल के बारे में बताया जाता है कि किसी भी साइकिल का जो हीट इंजन है उसका मैक्सिमम इफिशियंसी 100% करने की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग साइंटिस्ट की थी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं पाया गया। रियलिटी में क्या हुआ कि जब कोशिश करी गई कि 100% इफिशियंसी हो तो 100% इफिशियंसी नहीं पाई गई। रीज़न ये होता है कि जैसे आप चाहो कि मोटर से जनरेटर को घुमाओ, जनरेटर से मोटर को घुमाओ, तो 100% ये चीज़ कन्वर्ट हो नहीं पाता, क्योंकि कन्वर्ट नहीं हो पाता है फ्रिक्शन की वजह से, साउंड की वजह से, लाइट की वजह से, और भी कुछ अदर रीजन्स होते हैं उनकी वजह से, हीट की वजह से। तो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी डिसिपेशन होता है। मैं भी अपने टाइम पे सोचता था कि ऐसा हो पाए, बट नहीं होता है। तो उसे दिखाते हैं एटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 या फिर एटा इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1 ऐसा करके शो करते हैं। फिर थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ होता है एंट्रोपी का। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, कितना जो है डिसऑर्डर मैनर में हो रहा है सब कुछ, तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है, इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में हर एक सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रही गैलेक्सीज एक दूसरे से, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, जिससे कि डेल एस से दिखाया जाता है। क्लियर है। और फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो जैसे आइसोबैरिक, आइसोचोरिक और ऐसे करके अलग अलग टाइप के जो भी हैं वो सब प्रोसेसेस कराए जाते हैं। उसको आप 1 बाय 1 आइसोथर्मल देख लेना।
फिर पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आर टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सब होता है। फिर थर्ड पार्ट है इसका ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में। ऑप्टिक्स में एक रे ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स है। देखो रे ऑप्टिक्स के बारे में आप पहले से ही जो क्लास 11th से पहले आप क्लास 9th में रे ऑप्टिक्स को काफ़ी पढ़ चुके होंगे। उसमें आप प्रिज्म जब पढ़ते हो तो प्रिज्म से वाइट लाइट जब गुजरती है तो वेव ग्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में वाइट लाइट मिलता है हमें। और उसका मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ रेट का होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेड की हो जाएगी। मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वायलेट की होती है तो मिनिमम वेवलेंथ वायलेट की हो जाएगी, v इक्वल टू एन लेमडा से। और फिर किसका सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, कौन सबसे ज़्यादा नीचे होता है, कौन सबसे ऊपर होता है, ये सब क्वेश्चन एनडीए में आपसे पूछे गए हैं। 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे तुरंत, जैसे मैं बोल रहा हूँ, और बने भी हैं, पीछे एक साल में पूछे गए हैं। फिर आगे मिरर से पॉसन करने में 6 पोजीशंस पे बनता है, और ऐसे करके फिर लेंस और 1 बाय 1 माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्सेट्रा। फिर वेव ऑप्टिक्स है, नेचर ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें जानते हो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं 3D। फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, 2 वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट के हेल्प से हमें पता चलता है कि कितना दूर से ट्रेन आ रही है या फिर जा रही है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट। आगे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सेकंड क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके हम निकालते हैं कि कैसे जो है पता किया जाए कि कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स का पोटेंशियल फील्ड फोर्स क्या है। थर्ड क्या आता है, कंडक्टर आप क्या करते हो, कंडक्टर वगैरह के लिए यूज करते हो या फिर कैपेसिटेंस के लिए यूज करते हो, तो कैपेसिटेंस वाला ही ले लेते हैं हम ये चैप्टर, कैपेसिटेंस। फोर्थ है रेजिस्टेंस, ये पूरा रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज में यूज होता है। और फिफ्थ होता है बैटरी। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या है, फर्स्ट क्या आता है, जो बायोसेवर्ट लॉ की वजह से होता है, और इसमें कई सारे आते हैं रूल्स, जैसे बिल साइन थीटा, क्यूबी साइन थीटा, एक मैग्नेटिज्म हो गया। और फिर उसके बाद आता है अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ये एक चैप्टर है। मैग्नेटिक मटेरियल, फिर है इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन या इंडक्शन डायरेक्टली लिख देते हैं हम आपको। मैग्नेटिक इंडक्शन, और ज़रूरत पड़ने पे से इलेक्ट्रिक इंडक्शन के फॉर्म में भी यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है एसी सर्किट, नेक्स्ट अब आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन। देखो मॉडर्न फिजिक्स में पहला क्या आता है, फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
सेकेंड आता है CRT कैथोड रे ट्यूब, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, ये सब पढ़ाया जाता है आपको। फिर आता है लेजर और मेसर का चैप्टर, है ना। और फिर आता है आपका रेडिएशन, फिर आता है स्पेक्ट्रम, फिर आता है डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, फिर आता है सेमीकंडक्टर, है ना। अब क्या है, नेक्स्ट क्या आता है, सेमीकंडक्टर में ही लॉजिक गेट्स वगैरह आ जाते हैं आपके, लॉजिक गेट, है ना। अब क्या होता है, नेक्स्ट है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये भी एक पार्ट है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो इसमें जो है अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये रेज के बारे में आप पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी, और इसके डीके वगैरह के बारे में पढ़ोगे। तो यही चैप्टर्स हैं, ओवरऑल आपका सारा कंप्लीट हो गया। और आज के लिए बस इतना ही, आगे हम आपको अगले वाले टॉपिक में बताएंगे जो भी आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं हमारी तरफ से।